कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। इतनी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव देने पर मैं क्यों मना करूँगा। निकट भविष्य में शुभ मुहूर्त देखकर गरीब ब्रह्मचारी भार्गव और राजकुमारी चारुमती का विवाह संपन्न हुआ। 1 वर्ष तक भार्गव ने अपनी पत्नी के साथ सभी सुखों का आनंद लिया। उसके बाद उसके कष्टों की शुरुआत हुई। एक दिन चारुमती अपने पति से, महाराज, हमारे विवाह को 1 वर्ष हो गया है। हम कब तक यहाँ मायका में रहेंगे? हमें अपने राज्य में चलना चाहिए। चलिए। क्या, हमारा राज्य? हाँ, हमें शादी से पहले ही पता चल गया था कि आप राजा हैं। कब तक यह नाटक करते रहेंगे? चारुमती ने मंत्री द्वारा रखी गई परीक्षाओं को विस्तार से बताया। ये सब सुनकर भार्गव को चक्कर आ गया। तो अब मुझे अपनी पत्नी को अपना राज्य दिखाना होगा और उसे सच बताना बेहतर होगा। लेकिन अगर कहने के बाद वो दुखी हो गई तो? ऐसा होना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी न कभी बताना तो पड़ेगा ही। मैं उसके साथ यात्रा करूंगा, धीरे धीरे वो सच जान जाएगी। ऐसा सोचकर भार्गव ने अपने सास ससुर को बताया और एक शुभ मुहूर्त पर अपनी पत्नी के साथ देशाटन के लिए निकल पड़ा। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए कुछ लाएंगे? हाँ चारुमती, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन क्या महाराज? कोई बात नहीं, बताइए। मेरे पास जितना भी धन था सब खत्म हो गया है। इसमें चिंता की क्या बात है? मेरे पास ढेर सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर पैसा ले आइए महाराज। अरे, तुम्हारे गहने बेचकर पैसा लाना? नहीं महारानी, तुम्हारे माता पिता ने ये गहने दिए हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और ऐसा करना गलत भी होगा। इसमें क्या गलत है? आप मेरे पति हैं, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। परेशानी की कोई बात नहीं महाराज, हमारे राज्य में पहुंचते ही मुझे फिर से मेरे गहने से सजाएंगे। भार्गव के पास कोई और विकल्प न होने के कारण चारुमती ने अपने सारे गहने उतारकर भार्गव को दे दिए। इस तरह हफ्ते और महीने बीत गए। एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश तक वे यात्रा कर रहे थे। क्या हुआ चारुमती, तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? बहुत थकान हो रही है महाराज, बहुत प्यास लगी है और अब चल नहीं पा रही हूँ। रात हो गई है, हमें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। मैं देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए, साथ ही रात के लिए ठहरने के लिए कहीं कोई घर मिल जाए। देखता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं रुको चारुमती। ये कहकर भार्गव पानी की तलाश में निकल पड़ा। अरे, यह क्या जन्म है मेरा। मेरी पत्नी मेरे कारण कष्ट झेल रही है, मुझ जैसे गरीब के साथ विवाह करके। अगर उसने मुझसे बेहतर किसी राजा से विवाह किया होता तो उसका जीवन सुखमय होता। ऐसा सोचते हुए वो किसी बस्ती की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कोई घर नजर नहीं आया। अरे, तुम कौन हो और इस रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? देखने में किसी बड़े घर की लगती हो। हाँ, मैं कोसल राज्य की युवरानी हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पति महाराज भार्गव मुझे ससुराल ले जा रहे हैं। रास्ते में थकान के कारण रुक गए, वे मेरे लिए पानी लाने गए हैं। ये युवरानी लग तो रही है, लेकिन अकेली क्यों है? न कोई रथ है, न कोई सैनिक, पैदल ही जा रही है। तुम्हारे पति किस राज्य के राजा हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे नहीं पूछा। बिना जाने ही उनके साथ चल पड़ी हो बेटी। आपको इससे क्या, आप अपनी राह लीजिए। ठीक है बेटी, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि इस जगह अकेले रहना ठीक नहीं है। यहाँ जंगल में जंगली जानवर और डाकू, चोर, गज-दस्यु बहुत हैं, सावधान रहो। ये कहकर वो अजनबी वहाँ से चला गया। चारुमती को सिर्फ यही विश्वास था कि उसका पति उसे उसके राज्य ले जा रहा है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। भार्गव को थोड़ी दूर पर एक पुराना मंदिर नजर आया। भार्गव पानी की तलाश करते हुए वो वहाँ रहने वाले गज-दस्युओं के पास गया। तुम कौन हो? इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम भार्गव है, मैं अपनी पत्नी के साथ देशाटन कर रहा हूँ। अंधेरे में आगे जाना मुश्किल हो गया, इसलिए यहीं रुक गए। प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, हमारे पास पानी है, आप रात यहीं बिता सकते हैं। हाँ, ये कहकर भार्गव अपनी पत्नी चारुमती को लेने चला गया। देखो, यह युवक युवराज लगता है,
इसके पास धन होगा, लूट लेंगे। हाँ चलो। भार्गव और चारुमती मंदिर में शरण लेने आ गए। आप यहीं आराम करें, सुबह होते ही चले जाइए। थोड़ा आगे एक छोटा गांव है। बहुत धन्यवाद आपका। आधी रात होते ही गज दस्यु उनके सामान की तलाशी लेते हैं और गहने पाते हैं। देखो, इस बार हमारी किस्मत चमक गई। इन गहनों से हम जीवन भर ऐश कर सकते हैं। सही है, अब चोरी डकैती छोड़ देंगे। ये कहकर गज दस्यु गहने लेकर भाग गए। अगले दिन सुबह महाराज, गहने गायब हैं। यहाँ रहने वाले गज दस्यु ही चुरा ले गए होंगे। सही कहा महाराज, यहाँ गज दस्यु होते हैं। ये बात मुझे एक आदमी ने कल रात बताई थी। अब क्या करें, एक भी पैसा नहीं बचा है। चिंता मत कीजिए, किसी तरह हम अपने राज्य पहुँच जाएंगे। वो उसके साथ चलती रही, पैरों के नीचे सोती रही, कष्ट झेलती रही, लेकिन कभी अपने पति से नहीं पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। मैं इसे अब और कष्ट नहीं दे सकता। अगर सच्चाई बताऊं तो क्या होगा, मुझे खुद हिम्मत नहीं है। क्यों न कोई बहाना बनाकर इसे यहीं छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं। ऐसा सोचना महापाप है। असली सच्चाई बताए बिना इसे विवाह करना ही गलत था। अब और गलती मत कर। हाँ भगवान, मेरी प्रिय पत्नी को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। वो मेरी प्रिय साथी है, अब क्या करूं? इस तरह चलते चलते उन्हें एक गरीब वृद्ध महिला का घर नजर आया। मुझे सब गरीब वृद्धा दादी माँ कहते हैं। वैसे आप कौन हैं? इस वज्रगिरी देश में नए आए लगते हैं। हाँ वृद्धा दादी माँ, हम इस देश में पहली बार आए हैं। कोई बुरा न माने तो क्या हमें यहाँ रहने के लिए कोई घर मिल सकता है? भाग्यवान, देखने में आप किसी राजा के पुत्र लगते हैं। जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। दोनों को देखते ही वृद्धा को शक हुआ। वृद्धा ने चारुमती को पास बुलाया। वैसे बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे पति का यहाँ क्या काम है? मैं कोसल राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम चारुमती है। मेरे पति राजकुमार हैं जो छद्मवेश में घूम रहे हैं। ये राजकुमारी लग रही है, लेकिन मुझे उस पर शक हो रहा है। गरीब वृद्धा ने उतावलापन से पूछा। मुझे भी नहीं पता, मैंने अपने पति से नहीं पूछा। हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। वृद्धा दादी को शक हुआ और वो वज्रगिरी के राजा के पास गई। महाराज, मेरे घर एक युवक अपनी पत्नी के साथ आया है। मुझे शक है कि वो आपका बेटा हो सकता है जिसे बचपन में डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। अगर वो युवक जीवित होता तो अब उसकी यही उम्र होती। वृद्धा, ये कितनी अच्छी खबर लाई हो। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। उन दंपतियों को यहाँ ले आओ। राजा ने कहा और उसी शाम वृद्धा ने भार्गव और चारुमती को राजमहल में ले आई। भार्गव को देखते ही वज्रगिरी के राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उनमें राजा और रानी की झलक दिखाई दी। बेटी चारुमती, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। बेटे, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं एक अनाथ हूँ महाराज। मुझे कुछ डाकू उठा ले गए थे और कलिंगपट्टनम में एक झोपड़ी में छोड़ गए। एक गरीब व्यक्ति ने मुझे पाला पोसा। उनके मरने के बाद मैं अकेला हो गया। तुम और कोई नहीं, हमारे बेटे हो। बचपन में तुम्हें डाकू उठा ले गए थे। इतने सालों बाद हमें मिल गए हो। अब हमारे पास ही रहो। वज्रगिरी राजा ने कहा और भार्गव खुशी से मान गया। भार्गव का युवराज्याभिषेक हुआ। जब ये शुभ समाचार कोसल राज्य पहुंचा। मैंने पहले ही नहीं कहा था, हमारे लिए वज्रगिरी का युवराज होना कितना सौभाग्य की बात है।